अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा अब्दुल सलाम और मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल टैस लैब्स में। दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस चैनल में हम साइंस की दो शाखों केमिस्ट्री और फिज़िक्स के तजर्बात करेंगे। यानी हमारा ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री और फिज़िक्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बजाय उनके एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा होगा। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट और थ्योरी के कंक्लूजन और उनके रिजल्ट्स बिल्कुल एक जैसे ही आते हैं। तो चलें देखते हैं। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसा कि साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ है। इसके स्टेप्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो दोस्तों, साइंटिफिक मेथड जो है वो साइंस, हम देखते हैं कि साइंस वर्क करती है। हमारे सामने एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, मोबाइल फ़ोन से लेके एवरीथिंग, हर चीज़ में साइंस काम कर रही है। तो साइंस क्यों हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देती है? तो उसके पीछे जाहिर है कोई सॉलिड मेथड मौजूद है, और जो सॉलिड मेथड है जिसकी बेस के ऊपर हमने आज तक सारी प्रोग्रेस की है, उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो इसके कुछ ये बेसिक स्टेप्स हैं, तो हम ज़रा मुख्तसर देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है? ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है, ऑब्ज़र्वेशन यानी मुशाहिदा करना। ठीक है, ऑब्ज़र्वेशन जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो ऑब्ज़र्वेशन क्या चीज़ है? हम नेचर के अंदर कोई भी फिनोमिना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है, और हम देखते हैं, ठीक है, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये पानी जो है ये बर्तन के अंदर से कुछ देर बाद गायब हो जाता है। तो जाहिर है कि हम इसकी रीज़न पूछेंगे कि ये पानी किधर गया है। यानी ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो क्या है? उस ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन करना है, यानी हमने उसकी रीज़न पूछनी है कि ये जो फिनोमिना हो रहा है हमारे सामने नेचर के अंदर, ये क्यों हो रहा है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा। तो हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस में हम रीज़न पेश करेंगे कि हमने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो फिनोमिना ऑब्ज़र्व की है, उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है उसके पीछे। मिसाल के तौर पे ये पानी, इसमें से जैसे कि हमने बात की है कि हम नेचर में ऑब्ज़र्व करते हैं कि पानी हम रखें कहीं भी, किसी भी जगह पड़ा हो पानी, ठीक, तो कुछ देर बाद उसमें से ख़त्म हो जाएगा, उस बर्तन में से ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी हम इसकी रीज़न दे सकते हैं, ठीक है, जैसा कि कोई ये रीज़न दे सकता है कि हो सकता है ये पानी हवा अपने साथ ले गई हो, ठीक है, या कोई भी और रीज़न हो सकती है। ठीक है, वो जो रीज़न होगी जो हम पेश करेंगे उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा। इसके बाद हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ आएंगे, एक्सपेरिमेंट। तो जो हमने हाइपोथेसिस पेश किया होगा, उस हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट अरेंज करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे हमने हाइपोथेसिस दिया है कि इस बर्तन में से जो पानी गायब हो जाता है ये हवा की वजह से गायब होता है। ठीक हो गया। तो हम कोई एक्सपेरिमेंट अरेंज कर सकते हैं इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम सारी एयर को रिमूव कर दें और इस बर्तन के अंदर हम क्या कर दें? वैक्यूम प्रोड्यूस कर दें। जी, तो अब हमने इसमें से एयर सारी रिमूव कर दी और हमारा जो हाइपोथेसिस था वो क्या था कि इसमें से जो वाटर रिमूव हुआ है वो किस वजह से हुआ है? वो एयर की वजह से हुआ है। अब जब हमने इसमें से एयर रिमूव कर दिया तो इसमें से पानी जो है वो एवेपोरेट नहीं होना चाहिए। तो अगर तो पानी एवेपोरेट इसमें से अभी भी हो जाता है तो इसका मतलब हमारा हाइपोथेसिस जो है
वो गलत है, ठीक है। आवर हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स एंड वी हैव टू मेक ए न्यू हाइपोथेसिस। और अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक हो जाता है, ठीक है, यानी इसमें जो इसके अंदर वाटर है, ठीक है, वो इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है, और इसके अंदर ही मौजूद रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है, ठीक है। और हाइपोथेसिस अब किधर आ जाएंगे हम, थ्योरी या लॉ की तरफ। तो थ्योरी और लॉ में कुछ डिफरेंस भी है। लॉ तो हम ये कह देंगे कि जो ये अब हमारा लॉ बन गए कि जो एयर होती है वो इवेपोरेशन को फास्ट करती है, ठीक है। एयर की वजह से, एयर एक फैक्टर है, ठीक है। अगर हम बर्तन कोई भी किसी ओपन जगह पर रख देंगे, ठीक है, उसके अंदर वाटर, पेट्रोल या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर से अगर हम उसको एयर में रख देंगे तो उसमें से वो कुछ देर बाद गायब हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक। तो थ्योरी क्या चीज़ है? थ्योरी जो है वो एक कंप्लीट सिनेरियो होता है। इन थ्योरी के अंदर आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है, यानी कि एवेपोरेशन हो रही है, जाहिर है ड्यू टू, तो ये एवेपोरेशन क्यों हो रही है। हम इसके अंदर मज़ीद जो थ्योरी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वसी एक वास्ट एक्सप्लेनेशन होती है। हम थ्योरी के अंदर ये भी पूछेंगे कि ये जो वेपरेशन हो रही है ये क्यों हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे इसके अंदर क्या वाटर के जो वेपर्स हैं वो इसकी सरफेस से क्यों लागू हो रहे हैं, क्या सॉलिड्स के अंदर वेपरेशन क्यों नहीं होती, ठीक है। या और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये वेपरेशन हो रही है। क्या तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर वेपरेशन होती है या सिर्फ एक खास टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपरेशन होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन तमाम के आंसर्स हम एक थ्योरी से पेश करेंगे और उस थ्योरी के अंदर हम बहुत सारे लॉज को, जो साइंटिफिक मेथड के बाद हम कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, एरर्स। यानी जब भी हम कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उसमें हमसे कुछ एरर हो सकते हैं, ठीक, और वो हमसे भी हो सकते हैं और वो जो हमारा जो इक्विपमेंट होगा उसके अंदर से भी, उसकी वजह से भी कुछ एरर्स अराइज हो सकते हैं। तो एरर्स की बेसिकली हम 3 कैटेगरीज बना लेते हैं, जिसमें पर्सनल एरर यानी कि जो अगर कोई, तो एरर्स की हम 3 कैटेगरी बना लें, जिसमें सबसे पहले क्या है, पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर यानी कि इनएफिशिएंट, अगर कोई ऐसा बंदा काम एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा जिसने वो पहले कभी ना किया हो, ठीक है, या वो कोई रीडिंग नोट करने के दौरान वो मिस्टेक कर दे, ठीक है, तो ऐसे एरर को, यानी इसकी वजह से जो हमारा एरर आएगा रिज़ल्ट के अंदर, हमारी कैलकुलेशंस के अंदर, इस एरर को हम कहेंगे पर्सनल एरर। इसी तरह से दूसरा सिस्टमेटिक एरर आता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा तो उसकी वजह से हमारे जो रिज़ल्ट में एरर आएगा उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। और थर्ड टाइप ऑफ एरर इज़ रैंडम एरर इज़ ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, यानी हो सकता है कि हमारे रूम का जो टेम्परेचर हो वो ज़्यादा हो, ठीक है, या ज़्यादा कम हो, ठीक है, एयर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट एयर प्रेशर मुनासिब ना हो, या कोई भी अदर रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इनको कम कैसे कर सकते हैं। तो पर्सनल एरर किस तरह से कम हो सकते हैं। पर्सनल एरर बाय रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट, यानी जितना हमारा हम एक्सपीरियंस ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ही पर्सनल एरर होने का चांस कम होगा, ठीक। और सिस्टमेटिक एरर किस तरह हम कम कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर होगा, ठीक है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और जो हमारा फिर फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर से वो जो सिस्टम का एरर होगा उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपना रिज़ल्ट एवेल्युएट कर लेंगे। और रैंडम एरर, तो रैंडम एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो रैंडम एरर को हम इस तरह कम कर सकते हैं कि हम जो अपना एनवायरनमेंट हो, ठीक है, उसको एक स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर लेके आए,
यानी जो जहाँ भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों उधर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना कोशिश कर सकें आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर सकें उतना हम करें। तो लेकिन इसकी वजह से फिर भी थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या काम करते हैं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स यानी कि हम वही एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करते हैं 3 या 4 बार, और उसका जो कंक्लूजन होता है, जैसे हम कोई अगर रीडिंग नोट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम रीडिंग जो नोट करेंगे वो 3 या 4 बार नोट करेंगे, ठीक हो गया। और फिर हम उसका एवरेज ले लेंगे। उस एवरेज लेने से क्या होगा, हमारा जो पर्सनल या कोई रैंडम एरर अगर आ रहा होगा तो वो कम हो जाएगा।